नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को झटके लगने का सिलसिला पता नहीं कब जाकर थमेगा। गुरुवार को भी आम आदमी पार्टी सरकार को एक साथ कई झटके लगे। सबसे बड़ा झटका तो यही है कि अरविंद केजरीवाल 3 दिन के सीबीआई रिमांड में है और रिमांड के पहले दिन अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने नई आबकारी पॉलिसी को लेकर कई सवाल पूछे हैं और ऐसे सवाल पूछे हैं जिनके जवाब भी अगर अरविंद केजरीवाल ने दे दिए तो भी फंसेंगे और अगर जवाब नहीं दिए तो भी फंसेंगे। खबर है कि सीबीआई के अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि नई आबकारी पॉलिसी क्या उनके दिशा निर्देश में बनी थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक जो हुई थी इस पॉलिसी को लेकर, वो क्या अरविंद केजरीवाल ने बुलाई थी। मगुंटा रेड्डी से अरविंद केजरीवाल ने कब और क्यों मुलाकात की थी। क्या के कविता के साथ मगुंटा रेड्डी को मुलाकात करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा था। और अरविंद केजरीवाल का विजय नायर के साथ क्या कनेक्शन है। क्या गोवा विधानसभा चुनाव रिश्वत के पैसों पर लड़ा गया और अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, वो जितनी बार गोवा गए गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान, उतनी बार उनके होटल का बिल किसने चुकता किया। ये सारे वो सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए काफी हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब देने से डर रहे थे अरविंद केजरीवाल और यही सारे सवाल उनसे पहले दिन ईडी सीबीआई की टीम ने पूछे हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में सीबीआई का सहयोग किया है या नहीं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगले 2 दिन में भी अरविंद केजरीवाल से इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। और फिर झटके की बात यह है आम आदमी पार्टी सरकार के लिए कि दिल्ली के एलजी ने जो दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन था, उसे अस्थायी तौर पर गुरुवार शाम को भंग कर दिया। ये जो दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन था, ये अरविंद केजरीवाल सरकार का थिंक टैंक माना जाता था। इसमें कई लोगों की नियुक्तियां की गई थी और कहा यह जाता है कि जो लोग अरविंद केजरीवाल को पसंद थे, जो आम आदमी पार्टी सरकार के लिए काम करते थे, उन्हीं लोगों को इस कमीशन में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाया गया था। और इन अधिकारियों का जो रैंक था वो भारत सरकार के सचिव स्तर के रैंक के बराबर था और वेतन भी उन्हें उस रैंक के बराबर ही मिल रहा था। यानी कि वेतन के तौर पर इन सभी को मोटी मोटी रकम दी जा रही थी। एलजी ने अपने आदेश में कहा है कि इन सब की नियुक्ति तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर की गई, कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई, किसी नियम के तहत ये नियुक्ति नहीं हुई और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इनको वित्तीय फायदा पहुंचाने का था। यानी कि किसी ना किसी तरीके से इन लोगों को मोटी मोटी रकम वेतन के तौर पर दी जा रही थी, जबकि दिल्ली सरकार का जो योजना विभाग है उसमें भी यहां तक जिक्र किया गया है कि इस विभाग के, इस कमीशन के जितने भी अधिकारी थे, उनके बीच में काम का कोई आवंटन नहीं किया गया था। यानी किसी तरह की जिम्मेदारी इनको नहीं दी गई थी। बैठे बिठाए ये मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे थे और ऐसे में इनके इस नियुक्ति को अवैध करार दिया गया और इसलिए इस पूरे के पूरे कमीशन को अवैध घोषित करते हुए इसे अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। 8 साल पहले इस कमीशन को बनाया था अरविंद केजरीवाल ने और तब जो जैस्मिन शाह है, आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं, उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया था। लेकिन पिछले साल एलजी ने उनको इस पद से हटा दिया था और उनको जो सेवाएं मिल रही थी, वेतन मिल रहा था, उस पर भी रोक लगा दी थी और साथ ही साथ उनके दफ्तर को भी बंद करवा दिया गया था। अब यहां समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी का ये चलन है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐसे कई विभाग बनाए जिनमें कि फीडबैक यूनिट भी है। उसका गठन भी 2015-16 में किया गया था। कहा यह गया था कि उसके जरिए दिल्ली के अलग अलग विभागों में होने वाले भ्रष्टाचार पर पैनी नजर रखी जाएगी। 30 लोगों की भर्ती उसमें की गई थी, उनको भी मोटी तनख्वाह दी जा रही थी, तमाम तरह के सुख सुविधाएं दी जा रही थी और उनका काम सिर्फ और सिर्फ जासूसी करना था। असलियत में वो लोग
आम आदमी पार्टी के लिए विपक्षी नेताओं की जासूसी कर रहे थे और कई आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यहां तक आरोप लगाया था कि उनकी भी जासूसी हो रही है। इस सिलसिले में कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने किरण वालिया के साथ एलजी को एक ज्ञापन भी सौंपा था। उन्होंने भी आरोप लगाया था कि इस फीडबैक यूनिट के बहाने आम आदमी पार्टी उनकी जासूसी कर रही है। तो एलजी ने उस फीडबैक यूनिट में तैनात 30 के 30 अधिकारियों को भी बर्खास्त किया था, उनको भी नौकरी से हटाया था। यही नहीं, इसके अलावा 413 और लोगों को भी एलजी ने पिछले साल बर्खास्त किया था और इन लोगों को भी मोटी मोटी तनख्वाह देकर दिल्ली सरकार के लगभग सारे विभागों में तैनात किया गया था। कहीं पर इनको सलाहकार बताया जा रहा था, कहीं पर उप सलाहकार बताया जा रहा था, कहीं पर ये फेलो थे, कहीं पर एसोसिएट फेलो थे। इस तरह से इनको अलग अलग विभागों में फिट किया गया था और दावा ये किया जा रहा था कि ये तो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, ऑक्सफोर्ड से आए हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इन सब पदों पर भी आम आदमी पार्टी के विधायकों के रिश्तेदारों को, उनकी पत्नियों को, आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं को भर्ती किया गया था। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में जो मार्शल तैनात थे, उनकी भर्ती भी इसी तरीके से की गई थी। और इन सब लोगों का काम सिर्फ यही था कि दिन भर सोशल मीडिया पर बैठकर आम आदमी पार्टी के और केजरीवाल के गुणगान करते रहते थे और इसके लिए इनको 1 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए का वेतन हर महीने दिया जा रहा था। और उस वक्त भी एलजी ने यह आरोप लगाए थे कि इनकी नियुक्ति तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर हुई, कहीं पर भी पारदर्शिता नहीं बरती गई। इनकी नियुक्ति से पहले कहीं पर कोई विज्ञापन भी नहीं दिया गया और तो और एससी एसटी के नियम को भी फॉलो नहीं किया गया, इसलिए इनको बर्खास्त किया गया था। और इसके अलावा आप देखिए, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के नाम पर भी जितनी भर्तियां की गई थी मार्शल्स को लेकर, और दिल्ली के हर चाक चौराहे पर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए जो वॉलंटियर्स तैनात किए गए थे, उन सब के लिए भी जो भर्ती की गई थी वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही भर्ती की गई थी। यानी कि आम आदमी पार्टी, जिसका कायदे से दिल्ली में कोई कैडर तो था नहीं और विचारधारा भी कोई नहीं है आम आदमी पार्टी की, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े। इस तरह से उन्हें अलग अलग विभागों में नौकरियों में फिट किया गया था। कामधाम वो सिर्फ आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए करते थे, लेकिन उनको जो वेतन था वो दिल्ली सरकार के खजाने से दिया जा रहा था। ये जो दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन है, इसके अधिकारियों को भी सारी की सारी तनख्वाह दिल्ली सरकार के खजाने से दी जा रही थी और काम ये आम आदमी पार्टी के लिए कर रहे थे। इनकी नियुक्ति अरविंद केजरीवाल करते थे। और फिर ये जो 413 लोग हैं, इनका वेतन भी आम आदमी पार्टी के खजाने से नहीं जा रहा था, बल्कि दिल्ली सरकार के खजाने से जा रहा था। और साथ ही साथ ये जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के नाम पर भर्तियां की गई थी, ये सारे लोग भी जो वेतन इनको मिलता था, जो सेवाएं और सुविधाएं इनको मिलती थी, वो सब भी दिल्ली सरकार के खजाने से जा रहा था। यानी कि दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर के पैसे का इस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे थे ताकि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको पैसा भी ना देना पड़े, सरकारी खजाने से उनको वेतन मिल जाए और वो आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने का काम भी करते रहे। तो अब जब एलजी ने ये आदेश दिया है गुरुवार देर शाम, तो उसके बाद से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो एलजी के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे और यहां तक कहा जा रहा है कि ये एक बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं दिल्ली के एलजी। लेकिन एलजी तो यहां पर नहीं रुके हैं। इन सब अधिकारियों को बर्खास्त करने के साथ साथ उन्होंने वित्त विभाग को यह निर्देश भी दिया है कि वो इन सारे विकल्पों पर विचार करें, रास्ता तलाशें कि कैसे पिछले 8 साल में इन अधिकारियों को जो वेतन दिल्ली सरकार के खजाने से दिया गया है उसकी भरपाई कैसे हो सकती है, वो इनसे वापस कैसे लिया जा सकता है, इस बारे में भी रास्ता तलाशा जाए। और इस बारे में सर्विसेज विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी राजशेखर ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और इस कमीशन के भंग होने के साथ ही आम आदमी पार्टी में अफरा तफरी मच गई है, हंगामा मच गया है और ऐसे में दिल्ली के
मंत्री सौरभ भारद्वाज ने क्या ट्वीट किया है, आइए आपको वो दिखाती हूं। सौरभ भारद्वाज ने अपने इस ट्वीट में लिखा है, एलजी साहब के द्वारा डीडीसीडी भंग करना निचले स्तर की राजनीति है। एलजी साहब बताएं उनकी अपनी नियुक्ति के लिए केंद्र ने कहां इश्तिहार दिया था, क्योंकि एलजी ने अपने आदेश में सवाल उठाया है कि जितने भी लोगों की भर्ती की गई है इस डीडीसीडी में, उसके लिए विज्ञापन कहां दिए गए, क्योंकि वो तो अधिकारी हैं, नियम कायदों के तहत ही उनकी भर्ती होनी चाहिए थी। तो ये जो कहा है एलजी साहब ने अपने आदेश में, उसी पर सवाल उठा रहे हैं सौरभ भारद्वाज। आगे सौरभ भारद्वाज ने इस ट्वीट में लिखा है, एलजी साहब का टेस्ट और इंटरव्यू किसने लिया जो उन्हें नियुक्त किया गया। मतलब आप सोचिए, दिल्ली सरकार का एक मंत्री ये सवाल उठा रहा है कि एलजी की नियुक्ति कैसे हुई। क्या उनको फर्क समझ में नहीं आ रहा है कि डीडीसीडी में जो अधिकारियों की नियुक्ति की गई है वो अधिकारी हैं, एलजी उपराज्यपाल हैं, वीके सक्सेना उपराज्यपाल हैं, उनका संवैधानिक पद है। डीडीसीडी में जो अधिकारी चुने गए हैं वो संवैधानिक पदों पर नहीं बैठे हैं, उनको वहां पर बैठाया गया है सिर्फ अपने फायदे के लिए। आम आदमी पार्टी ने इन सब नेताओं को अपने फायदे के लिए वहां पर बिठाया है और मोटी मोटी तनख्वाह उनको दी जा रही है। और सौरभ भारद्वाज एलजी और इन अधिकारियों के बीच में तुलना कर रहे हैं, जो अपने आप में हास्यास्पद सी बात है। आगे वो लिखते हैं, केंद्र सरकार और बीजेपी की राज्यों में कमीशन और बोर्ड में हमेशा इसी तरह की नियुक्ति होती है। तो अगर उनको लगता है कि इस तरह की नियुक्ति होती है केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों में, तो उनको सीधे सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए कि बीजेपी इस तरह से नियुक्तियां करती है। लेकिन अब जब खुद फंस गई है आम आदमी पार्टी सरकार, तो तिलमिलाहट में ये सारे आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे। उनको तो शराब घोटाले में भी यही नजर आ रहा है कि मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं निकलने दे रही है, इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा लगा कि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, तो सीबीआई ने उनको तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया। ये सारे आरोप पिछले 2-3 दिन में आम आदमी पार्टी के सारे नेता लगा रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त करे तो क्या करे। संजय सिंह ने ये दावा किया था कि गुरुवार को वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला सदन में उठाएंगे, कांग्रेस से बात करेंगे, उद्धव ठाकरे से उनकी बात हो गई है और इंडी गठबंधन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इस मुद्दे को संसद में उठाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। संसद में आम आदमी पार्टी के सांसद हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे थे और ताज्जुब की बात यह है कि राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर कुल 13 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन जो धरना दे रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ 7 सांसद थे आम आदमी पार्टी के। यानी कि 5 सांसद आम आदमी पार्टी के यहां पर भी नजर नहीं आए, नदारद थे, जिनमें राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल के चहेते, वो भी गायब थे, वो भी संसद में मौजूद नहीं थे जब अरविंद केजरीवाल के लिए आवाज उठाने की बात आई। स्वाति मालीवाल तो पहले ही आम आदमी पार्टी से नाराज है, वो भी वहां पर नहीं थी। और हरभजन सिंह भज्जी जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो भी वहां पर मौजूद नहीं थे। तो सवाल तो ये उठता है कि राघव चड्ढा कहां थे? वो तो वैसे भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। पहले वो यूके में थे, आंख का इलाज करवाने के लिए गए थे, वापस भी आ गए, 1-2 जगह पर नजर आए, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कहीं पर भी एक्टिव नहीं थे, ना सोशल मीडिया पर, ना उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कभी भी कोई बयान उन्होंने मीडिया के सामने अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया है। और जब गुरुवार को संसद के अंदर धरना दे रहे थे संजय सिंह, तो वहां पर भी राघव चड्ढा नहीं थे। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कुछ चल रहा है। और इंडी गठबंधन का राग अलापने वाले संजय सिंह, उनको क्या नजर नहीं आया कि इन 7 सांसदों के साथ कहीं पर भी कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं था? ले देकर एक सांसद नजर आ रहा था समाजवादी पार्टी का। इसके अलावा इंडी गठबंधन के किसी भी दल के सांसद वहां पर आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नहीं थे। कांग्रेस ने तो पूरी तरह से कन्नी काट ली है आम आदमी पार्टी से। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने सीधे सीधे निर्देश दे दिया है अपनी पार्टी के नेताओं को कि अब वो किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नजर नहीं आने चाहिए। बाकायदा स्ट्रेटेजी बना ली गई है कि किस तरीके से आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कैसे आम आदमी पार्टी का घेराव करेगी
और कैसे अगले साल की शुरुआत में जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें आम आदमी पार्टी को घेरा जाएगा। गोपाल राय हैं जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मंत्री, उन्होंने तो चुनाव नतीजे आने के अगले दिन कह दिया था कि अब उनका कोई लेना देना नहीं है इंडी गठबंधन से, अब वो सारे चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। तो जब ये तय कर लिया था आम आदमी पार्टी ने, तो उसके बाद संजय सिंह क्यों कह रहे थे कि वो कांग्रेस के नेताओं से बात करेंगे? आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि शायद इस मुद्दे पर कांग्रेस उनके साथ आ जाए, लेकिन अब कांग्रेस इस मुद्दे पर उनके साथ नहीं है। आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस ने यहां तक कहा था बुधवार को कि केजरीवाल को सीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली जो कि राजधानी क्षेत्र है उसकी सरकार तिहाड़ जेल से नहीं चलाई जा सकती। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो आम आदमी पार्टी के अंदर एलजी के फैसले के बाद खलबली मची हुई है, दूसरे अरविंद केजरीवाल की ग्रिलिंग हो रही है सीबीआई मुख्यालय में, और तीसरे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अंदर ही अलग थलग पड़ गए हैं, और चौथा इंडी गठबंधन में भी आम आदमी पार्टी अकेली खड़ी है, कोई उनके साथ नहीं है। यानी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर जो कुछ हो रहा है, जो कानूनी कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल सही है। अगर अरविंद केजरीवाल पर इस मामले में दोष साबित होता है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये कहना है कांग्रेस का। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि सब समय का हेरफेर है। आज से करीब 10-12 साल पहले 2011-12 में यही आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी। शीला दीक्षित सरकार पर बिजली और पानी को लेकर हेराफेरी का आरोप लगाते थे, और आज 11-12 साल के बाद आम आदमी पार्टी भी उसी मकाम पर खड़ी है। उन पर कांग्रेस पार्टी के लोग बिजली और पानी को लेकर निशाना साध रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जो दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, जो खुद को शहीद आजम भगत सिंह का वंशज कहते थे, जो ये कहते थे कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता, उन्हें कोई डरा नहीं सकता, आज भीगी बिल्ली बनकर सीबीआई मुख्यालय में सीबीआई के अधिकारियों के सामने बैठे हैं। अगर उनको डर नहीं लगता है तो फिर वो जमानत के लिए अदालतों के चक्कर क्यों काट रहे थे? पिछले 3 महीने में कितनी बार वो अदालतों में गए हैं सिर्फ अपनी जमानत के लिए। कभी राउज एवेन्यू कोर्ट 4-4 बार वो दिल्ली हाई कोर्ट जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में 3-3 बार जा चुके हैं सिर्फ जमानत के लिए। तो अगर डर नहीं लग रहा है तो आराम से तिहाड़ जेल में क्यों नहीं रहते अरविंद केजरीवाल? तिहाड़ जेल तो दिल्ली सरकार के अंडर ही आती है, केजरीवाल सरकार के अंडर ही आती है, तो वहां पर तो उनको डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल अच्छे तरीके से जानते हैं कि ईडी और सीबीआई दोनों के पास उनके खिलाफ शराब घोटाले में पुख्ता सबूत हैं, और इसीलिए वो डर के मारे अपने आईफोन का पासवर्ड भी ईडी के अधिकारियों के साथ शेयर नहीं कर रहे थे। पुराना आईफोन जो 2020-21 में आबकारी पॉलिसी जब बनाई जा रही थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने इस्तेमाल किया, वो भी कहीं गायब हो गया है। अगर अरविंद केजरीवाल को किसी से डर नहीं लगता है और वो शहीद आजम भगत सिंह के वंशज हैं, तो फिर तो उनको सच्चाई पर डटे रहना चाहिए, फिर तो उनको जमानत के लिए कहीं जाना नहीं चाहिए। क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह को जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था तो भी वो किसी भी अदालत में जमानत के लिए नहीं गए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो अपना कंपैरिजन आम आदमी पार्टी के नेताओं का मुकाबला शहीद आजम भगत सिंह के साथ करते हैं, वो दौड़े दौड़े भागे भागे डर के मारे अदालतों के चक्कर काट रहे हैं ताकि सीबीआई और ईडी के सवालों का जवाब ना देना पड़े। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की सीबीआई कस्टडी का दूसरा दिन है, आज भी दिन भर उनकी ग्रिलिंग होगी। तो देखना होगा कि जब उनको 29 जून को शाम 5 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज के सामने पेश किया जाएगा, तब सीबीआई की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है, क्या अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई पूछताछ में सहयोग किया या नहीं किया। अरविंद केजरीवाल के लिए तो आगे कुआं पीछे खाई वाले हालात पैदा हो गए हैं। सवालों के जवाब दिए तो भी फंसेंगे, नहीं दिए तो भी फंसेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।